नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आप सुन रहे हैं इंटेंस इमोशन से भरपूर कहानी है तुझे भी इजाज़त, कुछ नफरत और कुछ प्यार से भरी ये कहानी। आई एम श्योर पिछली कहानी की तरह ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर चैनल पर अपलोडेड कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि आशना और अधीर की शादी हो जाती है और तमाम रुकावटों को पार कर आशना अपने प्यार के सहारे ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। मगर यहाँ उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलता है अपनी ही अधीर से। उसकी सारी खुशी, सारी उम्मीदें एक पल में धराशायी हो जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं हो पाता अधीर की नफरत पर। अब आगे। अधीर ने आशना का फेस पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहा, धर्मपत्नी जी, मेरे जूते उतार दीजिए। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। अधीर गरजते हुए बोला, सुना नहीं तुमने, मैंने क्या कहा। आशना गुस्से से उठ खड़ी हुई और तमतमाते हुए बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर आप मुझसे प्यार से जूते उतारने कहते तो मैं ज़रूर उतार देती। प्यार से आप मेरी जान मांग लेते तो मैं वह भी दे देती, लेकिन आपने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, मेरे प्यार को चोट पहुंचाई है, इसलिए मैं जूते नहीं उतारूंगी। इस पर अधीर का जवाब आया, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कहते हुए अधीर आशना के पास गया और बोला, धर्मपत्नी जी, अभी आप जानती नहीं हैं आपका क्या हाल होने वाला है। इस पर उसने अधीर का शर्ट पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वजह बताइए। अधीर ने जवाब दिया, मुझे वजह बताने की आदत नहीं है, वजह तो आपको बतानी पड़ेगी, मेरी भी जिद है। कहते हुए आशना अधीर के करीब आ गई। अधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। आशना अधीर के सामने आकर बोली, ये मंगलसूत्र झूठ है तो आपने मंदिर में भगवान के सामने जो वादे मुझसे किए थे, क्या वह भी झूठ है? आपको भगवान का भी डर नहीं है? अधीर ने भड़कते हुए कहा, चलो, जहाँ पर मैंने तुमसे झूठे वादे किए थे उसकी वजह तुम्हें वहीं बताऊंगा। कहकर अधीर ने आशना को हाथ कसकर पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए अपने बेडरूम के बाहर ले गया। आशना चिल्ला रही थी, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। इसका अधीर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। सारे फैमिली मेंबर सो चुके थे। तुम्हें सच जानना है ना, चलो मैं तुम्हें आज उसी देवी के मंदिर में सब सच बताता हूँ। कहते हुए अधीर ने अपने घर का मेन डोर खोला और बाहर खड़ी गाड़ी में आशना को लगभग धक्का देते हुए बिठा दिया। आशना जोर जोर से चिल्लाती रही, अधीर छोड़ो मुझे, लेकिन अधीर पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ा और ड्राइविंग सीट पर बैठकर अधीर माता के मंदिर के लिए निकल पड़ा। और यहाँ कुछ शोर सुनकर अविका की नींद खुल गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है, मुझे अभी मेन डोर खुलने की आवाज़ आई। इसी बीच अभिनव की नींद भी खुल गई। अविका को देखकर उसने कहा, दिन भर लोगों की जासूसी करके भी तुम्हारा मन नहीं भरता, जब रात में भी लोगों की जासूसी में लगी हुई हो, सो जाओ। अभिनव की बात सुनकर अविका सो गई और यहाँ अधीर आशना को लेकर माता मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में कोई नहीं था, एकदम शांति थी। चलो आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ, आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी जिंदगी का झूठ और मेरी जिंदगी का सच। कहते हुए अधीर आशना का हाथ पकड़कर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। छोड़िए मेरा हाथ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आशना बार बार बोल रही थी, लेकिन आशना की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। देवी माता की मूर्ति के सामने आशना को लगभग धकेलते हुए अधीर बोला, इन्हीं के सामने मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था और कस्में ली थी, इन्हीं के सामने मैं तुम्हें तुमसे शादी करने का कारण बताऊंगा। अधीर को इतना गुस्से में देख आशना सक पका गई। अधीर ने गहरी सांस लेते हुए गुस्से से कहा, मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुमने मेरे बाबा का अपमान किया, जिन्हें मैं भगवान की तरह मानता हूँ। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। तुम झूठ बोलकर मेरे इवेंट में आई थी, मुझे झूठ से बहुत नफरत है। तुमने क्या सोचा, मेरे जैसा लड़का जो कभी झूठ नहीं बोलता वो तुम्हारी जैसी झूठी लड़की से शादी कर लेगा? लेकिन तुम इतने पर भी नहीं रुकी, तुम आश्रम बचाने के लिए अपनी हदें पार कर दी। अधीर की बात सुनकर आशना रो पड़ी और बोली, अगर मुझसे इतनी सारी शिकायतें थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? इस पर अधीर जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम ही ने एक बार कहा था ना कि तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। मेरे अंदर तुम्हें राक्षस दिखता है, मुझे औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, तो बस तुम्हारी जैसी लड़की के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती थी कि तुम्हें हर पल हर दिन मेरा ही चेहरा देखकर जिंदगी गुजारना पड़े। इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। अधीर की बात सुनकर आशना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आशना ने अधीर की शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए पूछा, लेकिन तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरे लिए अकेले गुंडों से भिड़ गए थे, मेरी इज्जत बचाई तुमने। उसने अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा, बेवकूफ कहीं की, तुम्हें अभी समझ नहीं आया? उस इवेंट ऑफिस में तुम्हारी नौकरी लगना, मेरे इवेंट में तुम्हारा शामिल होना और उन गुंडों का आना, उस ऑटो वाले का आना, इन सब के पीछे मैं था। कहकर अधीर जोर जोर से हंसने लगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने, इतनी नफरत थी, मैं क्यों तुम्हारे प्यार के नकाब के पीछे छुपी हुई नफरत नहीं समझ पाई? कहती हुई आशना जमीन पर गिर पड़ी।
अधीर भी जमीन पर उसके पास बैठकर बोला, तुम इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि मैंने कभी दिखाना ही नहीं चाहा। मैंने जो तुम्हें दिखाना चाहा तुमने सिर्फ वही देखा, समझी तुम। अब तुम मेरे नाम के साथ अपनी जिंदगी काटोगी। कहते हुए अधीर जोर जोर से हंसने लगा और आशना को जमीन से हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, अब तुम्हें सच्चाई का पता चल गया ना, अब मेरे साथ घर चलो। आशना ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। अधीर ने हंसते हुए कहा, मेरी धर्मपत्नी के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तो घर पर ही है। उसकी बात सुनकर आशना हैरानी भरी नजर से उसकी ओर देखने लगी। आप चलो गाड़ी में बैठो। कहते उसने आशना का हाथ पकड़कर खींचा और गाड़ी के पास लाकर लगभग धकेलते हुए फिर गाड़ी में बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। आशना नफरत भरी नजरों से अधीर की ओर देख रही थी। धर्मपत्नी जी, ऐसे मत देखिए, घर चलकर अभी आपको और भी मौके मिलेंगे मुझे घूरने के लिए। कहते हुए अधीर हंस पड़ा और कुछ देर में वो दोनों शारदा निवास पहुंच गए, जहां अभी भी सारे फैमिली मेंबर सोए हुए थे। आशना का हाथ पकड़कर अधीर उसे अपने बेडरूम में ले आया। आशना अधीर का हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं रहना है मुझे आपके साथ और नहीं देखना है आपका चेहरा। कहती हुई उसने अपना सूटकेस निकाला और उसमें अपने कपड़े डालने लगी। अधीर ने उसका सूटकेस उठाकर फर्श पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम ना किसी टीवी सीरियल की स्टूपिड बहू की तरह हरकत मत करो। मैंने कहा ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है, अब तुम उस सरप्राइज को देख तो लो, उसके बाद जाने का डिसीजन लेना। मुझे मेरे आई बाबा के घर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए आशना ने फर्श पर पड़ा अपना सूटकेस उठाया और अपनी पैकिंग करने लगी। इस पर अधीर ने अपने कबर्ड से फाइल्स का बंडल निकालकर आशना के सामने फेंकते हुए कहा, धर्मपत्नी जी देख तो लो इसमें क्या लिखा है। इस पर उसने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे नहीं पढ़ना। फिर अधीर ने उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़कर फाइल्स के सामने उसे बैठा दिया और कहा, धर्मपत्नी जी, कनेक्शन आपके प्यारे भोले बाबा से है, इसलिए इस फाइल को पढ़ लीजिए। यह सुनकर वो घबरा गई और फाइल उठाकर पढ़ने लगी। फाइल पढ़ते हुए आशना की घबराहट बहुत बढ़ चुकी थी। अधीर को चिल्लाते हुए उसने कहा, यह सब तुमने क्या किया। इस पर उसने हंसकर कहा, मैंने नहीं किया मेरी प्यारे धर्मपत्नी जी, भोले से बाबा ने किया है। वो गुस्से में बोली, मेरे बाबा को तुम लोगों ने फंसाया है। प्यारी धर्मपत्नी जी, आपके बाबा ने मेरे भरोसे पर इन पेपर्स पर साइन कर दिए और टेंडर की रकम मेरे कहने से 4 गुना ज़्यादा डाल दिया, जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि तुम्हारे बाबा ने हमसे घूस ली है। और फिर तुम जानते हो पुलिस वाले क्या करेंगे तुम्हारे प्यारे बाबा के साथ। उसकी बात सुनकर आशना जोर जोर से रोने लगी। मेरे मन में तुम्हारे लिए अब तक बहुत प्यार था, लेकिन अब मेरा मन तुम्हारे लिए नफरत से भर चुका है अधीर। कहते हुए आशना बैठ गई। अधीर ने आशना के करीब आकर उससे कहा, प्यारी धर्मपत्नी जी, आप अगर अपने मायके गई तो समझ लीजिए आपके बाबा सीधे जेल जाएंगे और मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ आपके हाथों में है। सुनकर आशना रो पड़ी और अधीर अपने रूम से निकलकर टेरेस पर चला गया। आशना अकेले बेडरूम में बैठकर सोचने लगी, अगर मैं शारदा निवास छोड़कर गई तो अधीर बाबा को नहीं, मैं तो ऐसा कह भी नहीं सकती। सोचकर वो रोने लगी। अगली सुबह शारदा निवास में अविका ने शारदा जी को पूजा घर की ओर आते देखा और कहा, देखिए आई, मैंने मंदिर की सारी साफ सफाई कर दी और आरती की थाली भी तैयार कर दी। क्या है ना, आप कहती है ना बहुओं को सुबह उठकर ये सारे काम कर लेने चाहिए, इसलिए मैंने समय पर उठकर कर लिया। शारदा जी ने अविका को घूर कर कहा, तुम्हें ये बात तुम्हारी शादी के इतने सालों बाद समझ में आई? इसके पहले तो ये सारे काम करने में तुम्हें काफ़ी लेट हो जाया करता था। इस पर वो बोली, आई, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझे अपने सारे आदर्शों का पालन करना चाहिए। शारदा जी ने उससे पूछा, आशना अब तक पूजा घर में क्यों नहीं आई? इस पर उसने जवाब दिया, सो रही होगी, अब वो मेरी जैसी तो है नहीं ना कि आपकी सारी बात एक बार में मान ले। कहकर अविका हंसने लगी। शारदा ने अविका को डांटते हुए कहा, तुम आजकल बहुत बातें करने लगी हो, जितना पूछा जाए उतना बोला करो, समझी तुम? जी आई, बोलकर अविका चुप हो गई। शारदा जी ने अविका को कहा, आज से तुम रसोई का काम देखोगी और पूजा घर का काम आशना संभालेगी। समझा देना उसे, अगर उससे पूजा घर का काम नहीं होगा तो तुम मुझे बताना, मुझे पता है कि क्या करना है, समझी तुम? अब जाओ रसोई में जाकर अपना काम करो। शारदा जी ने कहा, जी आई, बोलकर अविका रसोई की ओर चली गई और यहाँ आशना तैयार हो रही थी। इसी बीच अधीर वहाँ पहुंचा और बोला, क्या बात है धर्मपत्नी जी, आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन आजकल आपके चेहरे पे हंसी कहाँ गायब हो गई है, हंसकर सबसे मिला करो। अधीर की बात सुनकर आशना वहाँ से उठकर जाने लगी तो उसने आशना का हाथ पकड़ते हुए कहा, जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझना, वरना तुम्हारी एक लापरवाही तुम्हारे बाबा को जेल पहुँचा सकती है। उसकी बात सुनकर आशना ने अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से चली गई। आशना पूजा घर की ओर जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अभिनव और उसकी छोटी सी बेटी सारा पर पड़ी। सारा अभिनव से बोल रही थी, पापा मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए ना, प्लीज़ मेरे सारे फ्रेंड्स को बुलाइए। अभिनव से समझाते हुए बोला, बेटा ये नहीं हो सकता, लेकिन उस दिन मैं तुम्हें घुमाने ले चलूँगा। नहीं बाबा, मेरे सारे फ्रेंड्स अपना बर्थडे में मुझे बुलाते हैं तो वह लोग केक कट करते हैं, मुझे भी अपने बर्थडे में अपने सारे दोस्तों को बुलाना है, प्लीज़ पापा। रह रहकर सारा अभिनव से जिद कर रही थी। आशना मुस्कुराती हुई अभिनव और
सारा के पास जाकर बैठ गई और बोली, सारा आओ अपनी चाची के पास। सारा चाची बोलकर आशना की गोदी में बैठ गई। फिर आशना ने कहा, आपका बर्थडे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, आई प्रॉमिस। इस पर अभिनव ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो आशना? उसने अभिनव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन बाद हमारी सारा बड़ी हो जाएगी और अपने घर चली जाएगी। यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा सारा को अपने मायके की याद दिलाएंगी और हर पापा अपनी बेटी की हर जिद और हर सपने को पूरा करते हैं। उसकी बात सुनकर अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू आशना, तुम सही कह रही हो। अब हमारी सारा का बर्थडे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अभिनव की बात सुनकर छोटी सी सारा बहुत खुश होती हुई बोली, पापा मेरी पूरी क्लास को बर्थडे में इनवाइट करेंगे। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर आशना वहाँ से चली गई। शारदा जी ने आशना को डांटते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है और तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा, हमारे के घर की बहू सुबह जल्दी उठकर पूजा घर में आती है। आशना ने बिना कुछ जवाब दिए पूजा की और वहाँ से जाने लगी। उसे ऐसा करते देख शारदा जी ने गुस्साते हुए कहा, आशना कुछ कहा मैंने तुमसे? इस पर आशना ने जवाब दिया, सासू माँ कल से ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी बात सुनकर शारदा जी वहाँ से चली गई। शारदा जी ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहाँ उन्होंने देखा ड्राइंग रूम में डेकोरेशन हो रहा था। कुछ लोग ड्राइंग रूम में बैलून और लाइट लगा रहे थे। ये सब देखकर शारदा जी उनके पास जाकर बोली, तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया और यहाँ यह सब सजावट क्यों की जा रही है? वह लोग कुछ कह पाते उससे पहले ही अभिनव वहाँ पहुँचकर बोला, आई इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है। वह अभिनव को घूरते हुए बोली, मैं वजह जान सकती हूँ क्यों बुलाया गया है? इस पर उसने जवाब दिया, कल सारा का बर्थडे है। यह सुनकर शारदा जी भड़क गईं और बोली, क्या तुम्हें नहीं पता हमारे घर में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता? इस पर उसने जवाब दिया, मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। इस पर शारदा जी ने उसे डांटते हुए कहा, मेरे से बगैर पूछे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बर्थडे सेलिब्रेशन की सोचने की? मैंने कहा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगा मतलब नहीं होगा। इस पर अभिनव ने जवाब दिया, आई प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैंने सभी गेस्ट को इन्वाइट कर लिया है और सारा का दिल टूट जाएगा। उसके सारे दोस्तों को भी मैंने इनवाइट कर दिया है। शारदा जी ने कहा, यह सब करने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। इस पर वो बोला, आई क्या यह मेरा घर नहीं है? क्या मैं अपनी बच्ची के लिए एक बर्थडे पार्टी भी नहीं रख सकता? मैंने और आशना ने प्लान किया था कि हम इस साल सारा का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे। इस पर शारदा जी और भी ज़्यादा भड़क गई और बोली, इसका मतलब इस बर्थडे सेलिब्रेशन के पीछे उस लड़की का हाथ है? जब से वो आई है मेरे घर के नियम कायदे बदलते जा रहे हैं। इस पर अभिनव ने जवाब दिया, नहीं आई, उसने मुझे पिता का फर्ज समझाया है। इसी बीच वहां सुदीप जी भी पहुंच गए। वे सारी बातें सुन चुके थे। सुदीप जी ने शारदा की ओर देखकर कहा, शारदा जी बच्चों का मन रखना चाहिए, पार्टी होने दीजिए। सुदीप जी की बात सुनकर अभिनव ने थैंक बाबा कहा और वहां से चला गया। सुदीप जी भी अपने बेडरूम की ओर जाने लगे और शारदा जी की ओर देखकर कहा, शारदा जी अपने खास मेहमानों को बुलाना मत भूलिएगा। कहकर सुदीप जी अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह छोटी सी सारा सारे घर में खुश होकर खेल रही थी। अधीर को सामने देख खुशी से चिल्लाते हुए बोली, चाचू मैंने अपने बर्थडे के लिए मास्क लिया है। कहते हुए सारा ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और बोली, देखिए चाचू मैंने अपने सारे फ्रेंड्स के लिए मास्क खरीदा है। ये डोरेमोन का मास्क है, ये छोटा भीम का। तभी अधीर की नज़र खुशी के पास रखे हुए एक स्केलेटन मास्क की ओर पड़ी। उसे देखकर अधीर ने सारा को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सारा हाँ चाचू कहती हुई अविका के रूम की ओर भागी और उसके पीछे अधीर भी चला गया। अविका और देविका बात कर रहे थे। देविका बोली, सीख अपनी देवरानी से कैसे सभी को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। इसी बीच सारा मासी मासी कहकर देविका से आकर लिपट गई। अरे मेरी बच्ची कहते हुए मिताली ने भी उससे प्यार किया। मासी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, छोटी सी सारा ने प्यार से कहा। देविका ने खुश होकर उससे पूछा, बता मेरी बच्ची क्या लाई है मौसी के लिए। वहाँ पर अधीर भी खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। सारा ने कहा, मौसी अपनी आंखें बंद कीजिए। अविका भी आश्चर्य से देख रही थी। मेरे बच्चे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अब बता क्या लाई अपनी मौसी के लिए? देविका ने पूछा। सारा ने जाकर स्केलेटन वाला मास्क देविका को पहना दिया। यह देखकर अविका और अधीर हंस पड़े। सारा ने कहा, मासी आईने के सामने आइए ना। फिर उसने कहा, क्या बात है, क्यों बुला रही है आईने के सामने? सारा ने कहा, मौसी अब आंखें खोलिए देखिए। देविका आंखें खोलते ही आईने में खुद को देखकर चिल्ला पड़ी, मौसी डर गई, मौसी डर गई। कहते हुए सारा अधीर से लिपट गई और अधीर भी हंसते हुए सारा को गोद में लेकर रूम से बाहर आ गया। देखा अविका, तेरी बेटी मेरा मजाक बनाती है। कहते हुए देविका ने अपने चेहरे से स्केलेटन वाला मास्क उतारा। अविका की भी हंसी नहीं रुक रही थी। आशना लिविंग रूम को बलून से सजा रही थी। चाची आप क्या कर रहे हो? खेलते हुए सारा आशना के पास आकर बोली, बेटा आपके बर्थडे के लिए बैलून डेकोरेशन कर रही हूँ, उसने सारा को प्यार करते हुए कहा। इसी वक्त वहाँ से अधीर गुजर रहा था। उसे देख सारा ने उससे जाकर कहा, चाचू आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ आप ऑफिस मत जाइए ना। अधीर ने उसे गोद में उठाकर हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने अधीर से कहा, चाचू देखो ना
चाची बलून डेकोरेट कर रही है, लेकिन उनका हाथ ऊपर वाले वॉल पर नहीं पहुंच रहा, आप उनकी हेल्प कर दो ना। अधीर ने आशना की ओर देखा, वह बलून डेकोरेशन में काफ़ी बिजी थी। अधीर मुस्कुराया और आशना के करीब चला गया और कहा, मैं हेल्प कर देता हूँ। उसे वहाँ देखकर आशना बोली, नहीं मैं कर लूँगी। इस पर अधीर ने सारा की ओर देखा, वो खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। देखो सारा, मैंने तुम्हारी चाची को कितना लंबा कर दिया। कहते हुए अधीर ने आशना को गोद में उठा लिया। ये चाची लंबी हो गई, चाची लंबी हो गई कहकर सारा जोर जोर से तालियां बजाने लगी। अधीर छोड़ो मुझे, आशना गुस्से में बोली। अधीर ने उसे झटके से उतार दिया और वहां से चला गया। और इधर आशना के घर में मनीष जी ऑफिस से परेशान होकर घर आए। उन्हें देखकर सुमित्रा जी बोली, आइए खाना लग गया है। उन्होंने जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। इसी बीच वहाँ दादी भी आ गई। दादी ने मनीष जी को परेशान देखकर कहा, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान मालूम होता है। उस पर उसने जवाब दिया, आई आज ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। कहकर मनीष जी अपने कमरे में जाने लगे। तब सुमित्रा जी ने रोकते हुए कहा, मैंने इतने सालों में कभी आपको थका हुआ नहीं देखा, बताइए ना क्या परेशानी है। सुमित्रा जी की बात सुनकर दादी भी बोल पड़ी, मुझे भी कुछ परेशान मालूम होता है, हमसे भी तो बता कि क्या बात है। इस पर उन्होंने कहा, एक्चुअली हमारे ऑफिस में डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन चल रहा है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। मेरा बेटा तो बहुत ईमानदारी से काम करता है, मेरे बेटे को डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। थोड़ा आराम कर ले, थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, दादी ने कहा और वो वहाँ चली गई। और दूसरी ओर अदिति के ससुराल में शक्ति गिफ्ट पैक कर रहा था। ये क्या कर रहे हो, कहते हुए कौशल्या उनके पास आकर बैठ गई। आई, सोने का अंडे देने वाली मुर्गी हमें हमारे हाथ से निकलने नहीं देना है। आज सारा का बर्थडे है और आज बिल्कुल सही मौका है, कहते हुए शक्ति ने कौशल्या की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, हाँ बेटा तू ठीक कहता है, बस एक बार तो उस मुर्गी को वापस घर ले आ, फिर देख मैं उसके साथ क्या करती हूँ। कौशल्या बोली। उनकी बात सुनकर शक्ति बोला, आई इस बार हमें सतर्क होकर काम करना होगा, क्योंकि उस अदिति ने अपने भाइयों को सब सच बता दिया है, समझ रही ना आई। कौशल्या ने हाँ में सर हिलाया। और यहाँ शारदा निवास में सारा की बर्थडे पार्टी चल रही थी। शारदा निवास के फैमिली मेंबर्स के अलावा बाहर के कुछ गेस्ट और सारा के दोस्त भी वहाँ शामिल थे। सारा ने केक कट किया और बोली, मैं सबसे पहले अपनी चाची को केक खिलाऊंगी। केक का पीस लेकर सारा आशना के पास आ गई। यह देखकर देविका और अविका के पास जाकर बोली, देख ले अब तेरी देवरानी तेरी बेटी को छीन ना ले तुझसे। अविका ने देविका को चुप रहने का इशारा किया। एक एक करके सारा ने सभी को अपने हाथों से केक खिलाया। जैसे ही सारा सुदीप के सामने पहुंची तो सुदीप ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी प्यारी चिड़िया, थैंक यू दादू, कहकर सारा वहां से चली गई। सुदीप जी की बात सुनकर आशना मनी मन सोचने लगी, मेरे ससुर जी सासू माँ से कितना ज़्यादा अलग है, उनकी सोच कितनी अच्छी है। इसी बीच अभिनव ने सभी के बीच अनाउंसमेंट किया, मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सुनकर सारे मेहमान और फैमिली मेम्बर्स अभिनव की ओर देखने लगे। आज मेरी बच्ची का बर्थडे है, थैंक यू सो मच अविका मुझे इतनी प्यारी गुड़िया देने के लिए, कहते हुए अभिनव ने अविका की ओर देखा। अविका मुस्कुराने लगी। फिर अभिनव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज मेरी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेशन जिसकी वजह से हुआ है वह हमारे फैमिली का नया मेंबर है, मेरे भाई अधीर की वाइफ आशना। उसके कारण हमने सारा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आशना की वजह से मेरी बेटी के चेहरे पर आज बेहद खुशी है, इसलिए मैं आशना को छोटा सा प्रेजेंट अभी सबके सामने देना चाहूँगा। यह सुनकर अविका चौंक कर अभिनव की ओर देखने लगी। अधीर भी सरप्राइज था। अधीर के बाद अब इसने अभिनव पर भी अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है, मन ही मन शारदा जी सोच रही थी। फिर अभिनव ने आशना को देखकर कहा, आओ आशना इधर आओ। आशना मुस्कुराती हुई अभिनव के पास पहुंच गई। अभिनव ने कहा, मैंने आशना और अधीर के लिए स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज बुक किया है। यह सुनते ही आशना हैरानी भरी नज़र से अभिनव की ओर देखने लगी और अभिनव ने खुश होकर एक एनवेलप आशना को दिया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने के लिए थैंक यू सो मच। आशना ने भी मुस्कुराकर वह लिफाफा अधीर से ले लिया। धीरे धीरे करके सारे मेहमान शारदा निवास से चले गए। शारदा निवास में अब सिर्फ घर के सदस्य रह गए थे। इसी बीच शक्ति और कौशल्या जी शारदा निवास पहुंचे। उन दोनों को वहां देखकर सब लोग चौंक गए। सभी के एक्सप्रेशन देखकर शक्ति ने सभी से कहा, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए, मैं आप सभी का गुनहगार हूँ जो मैं अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख पाया। कहते हुए शक्ति सुदीप जी के पैरों पर गिर पड़ा। पीछे से कौशल्या आई और शक्ति की पीठ पर थप्पड़ लगाते हुए बोली, सभी से अच्छे से माफी मांग ले और अपना बिगड़ा हुआ घर बचा ले। शक्ति को सुदीप जी ने उठाया और कहा, गलती करना गुनाह है, लेकिन गलती के लिए दूसरा मौका न देना अन्याय होता है। सुदीप की बात सुनकर उसने कहा, बाबा इसका मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया। उसकी बात सुनकर सुदीप जी बोले, अगर माफ़ नहीं किया होता तो मैं तुमसे ये सारी बातें नहीं कहता। ये सब नाटक है, यह लोग फरेब कर रहे हैं। अधीर ने शक्ति की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, अधीर शांत हो जाओ। शारदा जी ने अधीर को घूरते हुए कहा।
शारदा जी की ओर देखकर शक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, आई, मैं अपनी पत्नी को वापस लेने आया हूँ, परमिशन दीजिए। इस पर वो बोली, अदिति आपकी पत्नी है, उसे अपने घर ले जाने के लिए आपको हमारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। यह सब देखकर सभी कोई शॉक थे, लेकिन अविका ने शक्ति की बात पर कहा, बात तो आप सही कह रहे हैं, कुछ भी कहिए, आप इस घर की जमाई हैं और आपको अपनी पत्नी घर ले जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी औरतों को अपने घर में रहना ही शोभा देता है। कहते हुए अविका ने अदिति की ओर देखा। अदिति कौशल्या और शक्ति के सामने खड़े देखकर बहुत घबरा गई थी। वह आशना का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, मुझे बचा लो, मुझे इनके साथ नहीं जाना। आशना कुछ बोल पाती उससे पहले ही शारदा जी आशना के पास आकर बोली, तुम्हारे घर में लड़कियां मायके में महीनों पड़ी रहती होंगी, लेकिन हमारे घर पर ऐसा नहीं होता। खबरदार जो मेरी बेटी को उल्टा सीधा कुछ सिखाए तो, वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अदिति रोते हुए सभी के बीच में बोली, आई, मुझे इनके साथ नहीं जाना, यह लोग मेरी जान ले लेंगे। कहकर अदिति अपने कमरे की ओर भाग गई। सुदीप जी ने शक्ति की ओर देखते हुए कहा, आप जाइए और अपनी पत्नी से बात करिए। शक्ति ने हाँ में सर हिलाया और अदिति के कमरे की ओर चला गया। यह देखकर अधीर बोला, बाबा, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। सुदीप जी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारी बहन का बनता हुआ घर उजड़ना नहीं चाहिए। इस बात पर अधीर चुप हो गया। कौशल्या जी ने सभी के बीच आकर कहा सुनी तो हर घर में हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि अपने पति को छोड़कर अपने मायके में पत्नी को बैठ जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और यहाँ शक्ति अदिति के कमरे में एंटर किया। उसे देखते ही अदिति घबराते हुए बोली, देखिए, मुझे मारिएगा मत, मुझे डर लगता है। कहकर अदिति दीवार से सटकर खड़ी हो गई। शक्ति उसे गुस्से से घूरते उसके करीब गया, लेकिन इसी बीच शक्ति की नज़र दरवाजे पर खड़े जहां शारदा जी खड़ी होकर सब देख रही थी। शक्ति ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदलते हुए अदिति से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती। माफ़ कर दो अदिति, वादा करता हूँ तुम्हें अगली बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अदिति रोते हुए दीवार से और भी ज़्यादा सट गई और बोली, मुझे आपके साथ नहीं जाना। इस पर उसने कहा, देखो, मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। कहते हुए अदिति के पैरों पर गिर पड़ा। अदिति और जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, कहा ना मैंने आपसे, मुझे नहीं जाना आपके घर। यह सब देखकर शारदा जी बहुत गुस्से में आ गई और कमरे के अंदर आकर जोर से चिल्लाती बोली, अदिति, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पति तुम्हारे पैर पर गिरकर तुमसे माफ़ी मांग रहा है, तुम हो कि उसे अपना घमंड दिखा रही हो? खबरदार जो अपने पति को अपने पाँव में झुकाए तो। शारदा जी की बात सुनकर शक्ति ने मन में सोचा, थैंक गॉड, सासू माँ तो मेरी तरफ हो गई, अब धीरे धीरे घर के सारे मेंबर्स को भी मैं अपनी तरफ करना होगा। शारदा जी को देखकर अदिति रोते हुए बोली, आई, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। शारदा जी ने शक्ति की ओर देखकर कहा, दामाद जी, आप बाहर जाइए और नाश्ता करिए, आपकी बीवी तैयार होकर आ रही है। यह सुनकर शक्ति कमरे से बाहर चला गया। शारदा जी ने अदिति के करीब आकर बोला, देखो, हर औरत को अपना घर बनाने के लिए कई बातों को भूलना पड़ता है। जब वह तुमसे इतनी माफ़ी मांग रहा है तो तुम्हें उसे मौका देना चाहिए। और वैसे भी एक लड़की की डोली उसके ससुराल में जाती है तो उसकी अर्थी ही उसके ससुराल से निकलनी चाहिए, समझी तुम? कहकर शारदा जी कमरे से बाहर जाने लगी। अदिति शारदा जी का हाथ पकड़कर बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस घर में नहीं जाऊंगी। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। मैं हर रिश्तों और रीति रिवाजों को इतने अच्छे से पालन करती हूँ और यहाँ मेरी बेटी ने मेरे संस्कारों का मजाक बना दिया है, शारदा जी बोली। उनकी बात सुनकर अदिति चुपचाप खड़ी हो गई। फिर उसने अदिति की ओर देखते हुए कहा, बहुत हुआ नाटक, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ और अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाओ, समझी तुम? कहकर शारदा जी कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर में अदिति तैयार होकर आ गई। सुदीप जी ने अदिति को देखकर कहा, जाओ और जाकर अपने घर को संभालो, तुमसे मित्तल परिवार की इज्जत जुड़ी हुई है। अदिति ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन आशना और अधीर को अदिति का शक्ति के साथ उसके ससुराल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कौशल्या जी अदिति के गहनों पर नजर डालती हुई मनी मन बोली, वाकई मेरे बेटे को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली है, कितना सारा गहना पहनी हुई है, घर चलकर तो सब तो मेरा ही होने वाला है। ठीक है बाबा, अब हमें आज्ञा दीजिए। कहते हुए शक्ति ने सुदीप जी और शारदा जी के पांव छुए। सीमा को जाते देख शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। सुदीप जी ने उन्हें घूर कर देखा। शारदा जी ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। अदिति को घर ले जाकर शक्ति और कौशल्या ने उन्हें पीटते हुए कहा, तेरी बहुत हिम्मत हो गई, तुम हमारी शिकायत करोगी, मुझे माफ कर दीजिए। हाथ जोड़कर अदिति ने शक्ति और कौशल्या जी से कहा, ऐसे कैसे तुझे माफ कर दें? शक्ति देख, इसकी आई कितनी समझदार है, इसे गहनों से लाद कर हमारे पास भेजा है। इस पर शक्ति ने अदिति पर नजर डाली और कौशल्या की ओर देखकर बोला, आई तो फिर देर किस बात की है, उतार सारे गहने।
उसकी बात सुनकर कौशल्या जी अदिति के पास गई और उसकी कंगन उतारने लगी। कंगन उतारते हुए कौशल्या बोली, तेरी बीवी मायके जाकर मोटी हो गई है, इसके कंगन नहीं उतर रहे। कौशल्या शक्ति की ओर देखकर बोली। इस पर उसने जवाब दिया, आई आराम से उतारना, वरना मुझे जरा भी चोट लग गई तो इसके भाई लोग अब की बार हमें छोड़ेंगे नहीं। इस पर कौशल्या ने कहा, तेरी बीवी इतनी भी नाजुक नहीं है कि थोड़ी सी चोट न सहन कर पाए। कहते उसने अदिति के हाथ से जोर से कंगन खींच लिया, जिससे अदिति के हाथ में चोट लग गई। शक्ति और कौशल्या जी अदिति के पूरे गहने उतार कर ले गए और यहाँ शारदा निवास में आशना अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। मेरी धर्मपत्नी क्या कर रही हैं? कहते हुए अधीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे, कहते उसने अधीर को धक्का दे दिया। अब इस चेहरे से दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम हनीमून पर जाने वाले हैं। उसकी ये बात सुनकर आशना चिल्ला कर बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? ये बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, लगता है अपने बाबा का साइन भूल गई हो तुम, जिससे वो जेल जा सकते हैं। ये बात सुनकर आशना की आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे अरे, मेरी धर्मपत्नी जी की आंखों में इतने आंसू? धर्मपत्नी जी, अपने आंसू को बचा कर रखिए, क्योंकि अधीर मित्तल से जिस दिन आपने शादी की थी उसी दिन आपने आंखों में आंसू हमेशा के लिए अपने नाम कर लिया था। इसी बीच आशना का फोन बजा। फोन दीदा का था। दीदा का फोन देखते ही आशना ने फोन उठाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अधीर ने फोन अपने हाथों में ले लिया और कहा, दीदा का फोन है, लेकिन मेरा मन है कि तुम हमसे बातें करो। कहते हुए उसने फोन कट कर दिया। क्या बदतमीजी है अधीर, आशना ने जोर से चिल्लाया। और यहाँ दीदा ने सुमित्रा के पास जाकर कहा, सुमित्रा, मैंने अन्नू को फ़ोन लगाया था, लेकिन उसने फ़ोन कट कर दिया। इस पर वो मुस्कुराते बोली, वो किसी काम में बिजी होगी, कुछ देर में वो आपको कॉल खुद कर लेगी। इसी भी दीदा के फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉल अधीर का था। अधीर का कॉल देखकर दीदा सुमित्रा से बोली, अरे देख, अधीर का फ़ोन आ गया। फिर सुमित्रा जी बोली, आई फ़ोन स्पीकर पर डालिए ना, मैं भी बच्चों की आवाज़ सुन लूँगी। दीदा ने हाँ में सर हिलाया और अपना फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। उधर से अधीर की आवाज़ आई, मेरी प्यारी दीदा, क्या कर रही हो? इस पर दीदा ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, बस आप लोगों के बारे में बातें चल रही थी। इस पर अधीर ने आशना की ओर देखते हुए दीदा को जवाब दिया, मेरी प्यारी दीदा, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन आपकी लाडली यहाँ प्यार पाकर आप सभी को भूल गई है। आप लोगों को फ़ोन भी नहीं लगाती है। अधीर की बात सुनकर दीदा और सुमित्रा जी मुस्कुराने लगे। इस पर दीदा ने जवाब दिया, बेटा, हम यही तो चाहते हैं कि हमारी बच्ची अपने मायकों को कभी याद न करे, उससे उसके ससुराल में इतनी खुशियाँ मिले। इस पर अधीर ने कहा, दीदा, आप अपनी लाडली से बात करोगी? इस पर दीदा ने कहा, हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। फिर उसने कहा, आपका फ़ोन सुनकर आपकी लाडली इमोशनल हो गई है, मैं बात कराता हूँ। कहकर उसने आशना को फ़ोन दे दिया। आशना भरे हुए गले से बोली, दीदा, कैसी हो आप? इस पर दीदा ने जवाब दिया, मैं तो अच्छी हूँ मेरी बच्ची, तू कैसी है? दीदा की बात सुनकर आशना की आंखों में आंसू भर गए। वो बोली, मैं भी ठीक हूँ दीदा, अब आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है। कहकर आशना ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखने के बाद दीदा ने सुमित्रा से कहा, मुझे मेरी अन्नू खुश नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। उसकी आवाज़ में उदासी थी। इस पर सुमित्रा जी ने जवाब दिया, आई, अब वो अपने ससुराल में है, हो सकता है इस कारण धीरे धीरे बात की हो। कहकर सुमित्रा जी वहाँ से चले गई, लेकिन दीदा के मन में शक आ गया था। और यहाँ अधीर ने आशना से कहा, बेचारी तुम्हारी दीदा, उन्हें क्या पता कि तुम यहाँ कितनी खुश हो। कहकर अधीर हंस पड़ा। और अगली सुबह शारदा निवास में आशना पूजा रूम की सफाई कर चुकी थी और नाश्ता बनाकर भी रेडी कर चुकी थी। इसी बीच अविका रेडी होकर आई और आशना की ओर देखकर बोली, क्या बात है आशना, आज सुबह सुबह तुमने घर के सारे काम निपटा लिए। कुछ भी कहो, जेठानी बनने का भी बड़ा फायदा है। आशना ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर तुलसी पर दिया किसने जलाया, किसकी हिम्मत हुई? कहती हुई शारदा जी आशना के पास आई, जहाँ पहले से ही अविका और देविका मौजूद थी। आशना ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, मैंने जलाया, हमारे घर में सुबह उठते तुलसी के पास दिया जलाया जाता है। इस पर शारदा जी भड़कती हुई बोली, अब अपने घर के सारे रीति रिवाज भूल जाओ, समझी तुम, और आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जब तक साहेब पूजा नहीं कर लेते तब तक घर में कोई पूजा नहीं करता। उनकी बात सुनकर आशना हैरानी भरी नज़रों से उनकी ओर देखकर बोली, लेकिन सासू माँ, बस चुप हो जाओ आशना, हर बात पर सवाल करने की आदत छोड़ दो। कहकर शारदा जी वहाँ से चली गई। देविका ने अविका के पास जाकर कहा, आज तो इसकी मॉर्निंग सही गुड हो गई। अविका और देविका हंसी और वहाँ से चली गई। कुछ देर में वहाँ अधीर भी आ गया। नाश्ते की प्लेट लगते देख वो सुदीप को नाश्ते के लिए बुलाने गया। सुदीप जी सोफे पर बैठकर फाइल चेक कर रहे थे। बाबा चलिए, नाश्ता लग गया, अधीर ने कहा। सुदीप जी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलते हैं, पर कुछ देर मेरे साथ बैठकर बात तो कर लो। उनकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए सुदीप के पैर के पास जाकर बैठते हुए बोला, बाबा, आज आपको खुश देखकर मुझे बहुत शांति मिल रही है। इस पर सुदीप जी ने कहा, मेरे बच्चे, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तूने अपने बिजनेस को अपनी मेहनत से जिस मुकाम पर पहुंचाया, यह देखकर मुझे तुझ पर फक्र है। सुदीप जी की बात सुनकर अधीर ने मुस्कुरा दिया और फिर सुदीप जी ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन जिस तरह तूने अपनी शादी का फैसला लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस पर उसने कहा, बाबा, आपका अपमान हुआ था और हमारे फायदे के लिए आशना को हमारी तरफ होना बहुत जरूरी था।
इसलिए अधीर इसके आगे कुछ कह पाता, तभी सुदीप जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस मेरे बच्चे, अब मैं सब समझ गया। सुदीप जी की बात सुनकर अधीर ने मुस्कुरा दिया और कहा, बाबा अब चले नाश्ता करने। सुदीप जी और अधीर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जहाँ पहले से ही अभिनव और सुधीर मौजूद थे और घर की सारी औरतें उन्हें नाश्ता सर्व करने के लिए खड़ी हुई थी। इसी बीच सारा ने आकर कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे भी नाश्ता करना है। शारदा जी उसे घूरते हुए बोली, अभी नहीं, पहले अपने दादू पापा चाचू को नाश्ता करने दो, उसके बाद तुम नाश्ता करोगी, समझी तुम? लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कहकर सारा जिद करने लगी। शारदा जी ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक बार मना किया ना। इस पर नन्ही सी सारा वहाँ से जाने लगी। उसे उदास देख आशना उसके पीछे गई और उसे गोद में उठाकर रसोई में ले गई और बोली, बहुत भूख लगी मेरी बच्ची को। सारा ने हाँ में सर हिलाया। फिर आशना ने सारा को रसोई के अंदर ही नाश्ता दे दिया और बोली, जल्दी से इसे फिनिश कर लो वरना कोई आ जाएगा और फिर चाची को डांट पड़ेगी। सारा बोली, मैं फटाफट फिनिश कर लूँगी, मैं अपनी प्यारी चाची को डांट नहीं पड़ने दूंगी। कहकर सारा ने फटाफट नाश्ता कर लिया। इसी बीच अभिनव भी रसोई में आ गया और उसने आशना और खुशी की सारी बातें सुन ली। उसकी ओर देखकर आशना बोली, भैया सारा को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने रसोई में ही इसे बीच में ही अभिनव बोल पड़ा। मैं सब समझ गया और मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। शारदा जी ने इसी बीच अबिका से कहा, ताई जी अपने आश्रम वापस जाने वाली हैं, मुझे आज कुछ काम है इसलिए मैं उन्हें आश्रम छोड़ने नहीं जा पाऊंगी, उन्हें तुम आश्रम छोड़ने चली जाना। जी आई, कहकर अबिका ताई जी को आश्रम छोड़ने के लिए निकल गई और जाने से पहले देविका से बोली, मैं ताई जी को छोड़ने आश्रम जा रही हूँ, इस बीच आप सारा का ध्यान रखिएगा। देविका ने हाँ में सर हिला दिया और अबिका ताई जी को छोड़ने आश्रम चली गई। शारदा जी भी किसी काम से बाहर चली गई। घर पर सिर्फ देविका और आशना मौजूद थे। देविका अपने कमरे में सोने चली गई। इसी बीच आशना ने सोचा, आज घर पर कोई नहीं है, सही समय मुझे मेरे बाबा की बेगुनाही का सबूत ढूंढना होगा। जिस पेपर पर अधीर ने उनसे साइन लिया है उस पेपर को ढूंढना होगा। सोचते हुए आशना अपने बेडरूम में गई और वहां रखी हुई सारी फाइल चेक करने लगी, लेकिन उसमें वह पेपर नहीं मिल रहे थे। इसी बीच अधीर किसी काम से घर आ गया। उसने लिविंग रूम से ही आशना को आवाज़ दी, लेकिन आशना नहीं आई। अधीर को बहुत गुस्सा आया और जाकर बेडरूम में देखा और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, आशना यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? इसी बीच अधीर की नज़र जमीन पर गिरी हुई फाइल पर पड़ी। उठाते हुए अधीर ने सोचा, कहीं आशना अपने बाबा को बचाने की तो नहीं सोच रही है, पेपर्स उसके हाथ तो नहीं लग गए। अगर ऐसा हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सोचकर अधीर पूरे घर में आशना को आवाज़ देते हुए ढूंढने लगा, लेकिन आशना कहीं नहीं दिखी। अधीर आशना को ढूंढते हुए टेरेस पर भी पहुंचा, लेकिन उसे वो वहां भी नहीं दिखी। अधीर की आवाज़ सुनकर देविका भी जाग गई थी और वह भी चुपके से अधीर का पीछा कर रही थी। लगता है अधीर और आशना के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है, मन ही मन सोचते हुए देविका अधीर का पीछा कर रही थी। अधीर ने परेशान होते हुए आशना को फ़ोन लगाया। जैसे ही अधीर ने फ़ोन लगाया तो फ़ोन की घंटी की आवाज़ टेरेस पर से ही आ रही थी। इस पर अधीर ने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो आशना टेरेस में कॉर्नर में ज़मीन पर बैठी हुई थी। तुम यहाँ बैठी हुई हो, तुम बहरी हो गई हो क्या? मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ, कहते हुए अधीर आशना के करीब गया। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ कि जब तुम आवाज़ दो मैं भागी चली आऊँ, समझे तुम? आशना ने गुस्से से कहा। इसी बीच अधीर की नज़र देविका पर पड़ी, जो कि छुप कर उनकी बातें सुन रही थी। अधीर ने अपनी आवाज़ चेंज करते हुए कहा, मैं आज घर आने में थोड़ा लेट क्या हो गया, तुम इतने में गुस्सा हो गई? उसे अचानक से चेंज होते देख आशना बोली, अचानक क्या हो गया आपको? और ये सब देखकर देविका मनी मन सोचने लगी, अभी अजीब लोग हैं ये ले, अभी कुछ देर पहले तो यह
अजीब लोग हैं ये, अभी कुछ देर पहले तो ये लोग झगड़ा कर रहे थे और अभी ये लोग प्यार करने लगे। मैं भी ना पागल हो जाऊंगी इन लोगों का पीछा करते करते, सोचकर देविका वहां से चली गई। और इधर अदिति के घर पर, अदिति घर में साफ सफाई कर रही थी। इसी बीच उसकी नज़र शक्ति के मोबाइल पर पड़ी। मैं जल्दी से आशना को इन्फॉर्म करती हूँ कि मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, सोचकर उसने शक्ति का फ़ोन उठा लिया और आशना का नंबर डायल भी कर दिया। आशना जल्दी फ़ोन उठाओ, बड़बड़ाते हुए अदिति ने खुद से कहा। इसी बीच शक्ति वहां पहुंचा। अदिति के हाथ में अपना फ़ोन देखकर उसने भड़कते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की, और तुम किसे फ़ोन लगा रही थी? कहते हुए शक्ति ने अपना फ़ोन देखा और अदिति के बाल पकड़ते हुए बोला, अपनी प्यारी वहिनी को फ़ोन लगा रही थी। तुम चिंता मत करो, मेरे बदले की लिस्ट में तुम्हारी प्यारी आशना का भी नाम है। अपने काम पर ध्यान दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। कहते हुए उसने अदिति को जमीन पर पटक दिया और वहां से चला गया। तेज आवाज़ सुन कौशल्या जी भी वहां पहुंची और बोली, क्या हुआ शक्ति? इस पर उसने जवाब दिया, कुछ नहीं आई, इस पर इसके मायके की धूल चढ़ गई थी तो बस उसे ही साफ कर रहा था। कौशल्या जी ने अदिति को देखकर शक्ति से कहा, बेटा इसने अपने मायके में मुझसे अपने पैर छूकर माफ़ी मांगने को कहा था। इस पर अदिति बोली, नहीं यह झूठ है। कौशल्या की बात सुनकर शक्ति ने तमतमाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आई से माफ़ी मंगवाई? कहते हुए शक्ति ने अदिति को बहुत पीटा। चलो मेरा काम तो हो गया, सोचती हुई कौशल्या वहां से ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। कुछ ही देर वहां शक्ति भी पहुंचा। शक्ति को देखकर कौशल्या बोली, बेटा यहाँ खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला, तुम कैसे भी करके शारदा निवास में अपनी पकड़ मजबूत बना। कौशल्या की बात सुनकर उसने कहा, लेकिन आई ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर कौशल्या ने जवाब दिया, हर घर में कमज़ोर कड़ी होती है, वैसे ही कमज़ोर कड़ी शारदा निवास में भी होगी, बस तू उसे पकड़। यह सुनकर शक्ति ने कुछ सोचा, फिर उसने कहा, शारदा निवास में भी कमज़ोर कड़ी है, अविका वहिनी। याद करो आई, सारा के बर्थडे वाले दिन जब मैं अदिति के बाबा से माफ़ी मांग रहा था, तब अविका वहिनी ने अदिति के ससुराल आने वाली बात पर ज़्यादा जोर दिया था। इस पर कौशल्या ने मुस्कुरा दिया और कहा, बस अब तू उस कमज़ोर कड़ी को अपनी तरफ कर ले। ठीक है आई, कहकर वो बाहर जाने लगा। कौशल्या जल्दी से जाकर अपनी अलमारी से अदिति के कंगन शक्ति को दे दिया। शक्ति ने उस कंगन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन आई ये तो अदिति के कंगन है ना, अविका वहिनी को तुरंत देखते ही पहचान लेंगी। इस पर कौशल्या ने कहा, तू कब बड़ा होगा मेरे बेटे, इसे बेचकर दूसरा गहना लेकर आओ। इस पर शक्ति ने कौशल्या की ओर मुस्कुराकर देखा और वहां से चला गया। यहाँ आशना के घर में मनीष जी अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी टीवी पर आशना और अधीर की शादी की सीडी देख रहे थे। साथ में दीदा भी मौजूद थी। सुमित्रा जी किचन से निकलती हुई बोली, आपको आशना की बहुत याद आती है, आप कहते नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है, आप उससे फ़ोन लगाकर बात कर लीजिए। कहते सुमित्रा जी ने मनीष जी और दीदा के पास वाले सोफे पर बैठ गई। दीदा ने मनीष जी को देखते हुए कहा, बेटा सुमित्रा ठीक कह रही है, उससे फ़ोन लगाकर बात कर ले। मनीष जी की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने कहा, नहीं आई, बार बार बेटी को फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता और मैं चाहता हूँ हमारी अन्नू अच्छे से अपने ससुराल में घुल मिल जाए, हमारी वजह से उसे अपने मायका याद ना आए। इस पर सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी तो आपकी है, आप जब चाहे उसे फ़ोन लगा सकते हैं। इस पर मनीष जी बोले, अब वह उस घर की बहू और अधीर की पत्नी है, हमारी अन्नू की जिम्मेदारी उस घर के लिए ज़्यादा है, और तुम खुद को ही देख लो किस तरह से तुमने इस घर को संभाल लिया, वैसे ही अन्नू को भी उसका ससुराल संभाल लेने दो। इस पर सुमित्रा जी ने दीदा की ओर देखा। दीदा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। और यहाँ शारदा निवास में आशना टेरेस पर अकेले बैठकर रो रही थी और खुद से कह रही थी, काश मेरे साथ ये सब ना हुआ होता। इसी बीच सुदीप जी अपने बेडरूम में जा रहे थे। आशना की रोने की आवाज़ उनके कानों पर पड़ी। इतनी रात को रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, सोचकर सुदीप जी टेरेस पर पहुँच गए और वहाँ पहुँचकर उनकी नज़र रोती हुई आशना पर पड़ी। क्या दीदी अधीर के साथ हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाएगी? और क्या सुदीप जी आशना के रोने की वजह जान पाएंगे? आशना अपने आई बाबा को अधीर की सच्चाई बता पाएगी? अदिति पर शक्ति और कौशल्या जी के जुर्म अभी भी जारी हैं। क्या होगा अदिति का? क्या वो आशना से अपनी बात कह पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए है तुझे भी इजाज़त, कुछ नफरत कुछ प्यार से भरी कहानी और लियोन रिश्तों की कहानियाँ पर। और हाँ, जाने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी एपिसोड्स और कहानियाँ आप सुन सकें। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी में रुचि रखने वाले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय देते रहें। तो फिर मिलते हैं कल कहानी के अगले भाग के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।